गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, अवर चेंजिंग अर्थ। हाँ तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था इनसाइड अवर अर्थ और हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स में बनी है। सबसे पहले क्रस्ट आती है, फिर मेंटल आती है और फिर कोर आती है। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट होती है उसमें वो सबसे ऊपर पतली लेयर होती है, अर्थ की सबसे जो पतली लेयर होती है, और उसके अंदर मेंटल होता है। और मेंटल में हमने जगह पढ़ी थी कि जहाँ पे अर्थ क्रस्ट ख़त्म होती है और मेंटल की लेयर शुरू होती है, वहाँ पे रॉक्स मॉल्टन फॉर्म में होती हैं। ठीक है, मॉल्टन फॉर्म में होती है और हमने उसे मैग्मा कहा था। ठीक है, अब इस मैग्मा, अब जब मैग्मा है और वो मेल्टेड है मॉल्टन फॉर्म में है, तो वो मूव करता होगा, क्योंकि जो मेल्टेड फॉर्म में चीज़ रहेगी वो तो मूव करेगी। अब उस मेल्टेड मैग्मा के ऊपर मेल्टेड, उसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, है ना, पढ़ा था हमने। अब ये एस्थेनोस्फेयर जो होता है, इसमें जो रॉक्स मेल्टेड फॉर्म में अगर रहेंगी, उसके ऊपर आती है हमारी क्रस्ट। तो जो मेल्टेड फॉर्म के ऊपर अगर कोई चीज़ रखी होगी तो नीचे अगर कुछ मूवमेंट होगा तो ऊपर भी मूवमेंट हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसी से हम ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे। बेसिक जो हमारा चैप्टर का वो यही है। एक बार वापस समझ लो, हमने क्या पढ़ा था। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अर्थ की बात हम करते हैं, तो दिस वॉज द कोर। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये जो सबसे ऊपर की लेयर थी हमारी, वो क्रस्ट होती है, उसके नीचे ये मेंटल होता है, और ये जो सेंटर तक होता है पूरा, दैट वाज कोर। ठीक है, तो जो मेंटल की लेयर, जो ऊपर की जो लेयर होती है, और कोर की जो नीचे की लेयर होती है, यहाँ पर कुछ एरिया में मॉल्टेड मैग्मा पाया जाता है। मॉल्टन मैग्मा। ठीक है, जिसको हम जो ये कौन सी जगह होती है, एस्थेनोस्फेयर। क्या नाम था इसका, एस्थेनोस्फेयर ही तो था। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ASTHEN फेयर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। अब एक बात सोच के देखो कि जब कोई चीज़ मेल्टेड है तो वो मूव करेगी, यानी कि यहाँ पर जो भी मेल्टेड रॉक्स पाई जाती हैं वो मूव करती होंगी। और अगर हम किसी मूव करने वाली चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ रखेंगे तो ये मूव करेगी, अगर तो ये पैन भी मूव करेगा, क्योंकि ये हो गई हमारी क्रस्ट और ये हो गया हमारा मैग्मा, या फिर हम एस्थेनोस्फेयर कह सकते हैं। तो जब एस्थेनोस्फेयर मूव करेगा तो हमारी क्रस्ट भी मूव करेगी। तो बस यही होता है। अब समझो, चेंजिंग अर्थ का मतलब ये है कि हमारे अर्थ के अंदर और हमारे अर्थ के सरफेस पे ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, पर ये चेंजेस कभी कभी तो इतने धीमे होते हैं कि हमें पता नहीं चलते। ऐसे तो हमारी धरती सारे टाइम घूम रही है, ठीक है ना। अब आप सोच के देखो कि 24 घंटे में वो अपनी एक्सिस पर पूरा घूम जाती है ना, 360 डिग्री रोटेट कर जाती है, तो वो 1 मिनट में भी तो कितना घूमती होगी। तो लेकिन हमें कहाँ पता चलता है, हमें तो एकदम सब कुछ स्टेबल लगता है। क्यों? क्योंकि वो इतने धीमे घूमती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो घूम रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह पढ़ी थी जब, तो हमने पढ़ा था कि भाई बहुत सारी धूल मिट्टी, कहीं पर टीले बनते रहते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ बनते रहते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे मिट्टी इकट्ठी होती जाती है। इसी तरीके से इतनी धूल मिट्टी जो चलती है, उड़ती है, और बारिश आती है तो चट्टानें, रॉक्स जो होती हैं वो भी थोड़ी थोड़ी घिसती रहती हैं, उनमें से भी छोटे छोटे टुकड़े निकल के नीचे गिरते रहते हैं, फिर वो पानी के साथ बहते जाते हैं। तो यहाँ की जो रॉक्स होंगी वो पता नहीं कहाँ पहुँचेंगी, फिर हज़ारों साल बाद वहाँ पर उनका एक पहाड़ बन सकता है। तो यहाँ की जो भी मिट्टी है वो कहीं दूसरी जगह जाएगी, तो हज़ारों, 2000, 5000 साल बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वहाँ के लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो उसके हिसाब से चेंज होगी। तो कहने का मतलब, जो भी ये चेंजेस होते हैं वो इतने स्लो होते हैं कि अपन को पता भी नहीं चलता। ठीक है ना। अब हमें कहाँ पता चलता है कि हमारी जो इतनी सारी रॉक्स और इतने सारे पहाड़ दिखाई देते हैं राजस्थान के, तो वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं, वो धीरे धीरे घिस रहे हैं हवा से, पानी से, बारिश से, और उनके छोटे छोटे टुकड़े कहीं और भी जाके इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं पता चलता हमें, बट इट अकर्स, ये होता है। ठीक है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो बड़े ही सडन होते हैं और बहुत तगड़े होते हैं, बहुत मतलब जोर से आते हैं। तो वो जो चेंजेस होते हैं वो हमें फटाक से पता चलते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या है?
ये हमारा जो एस्थेनोस्फेयर अगर हिला तो ऊपर की जो वो हिलेगी। अब ये क्यों हिला? अब हमने अभी तक तो ये बोला कि भाई एस्थेनोस्फेयर जो है वो हिलता है तो हमारी ऊपर की क्रस्ट भी हिलती है, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि ये क्यों हिलता है भाई? मैग्मा जो है, ये जो मैग्मा पड़ा हुआ है इतना अंदर मॉल्टन स्टेट में एस्थेनोस्फेयर में, वो हिलता क्यों है? ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊँगी। अभी आप ये समझ लो कि कुछ झटके जो होते हैं, कुछ जो चेंजेस होते हैं वो बहुत सडन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, तो वो हमें पता चलते हैं। जैसे अर्थक्वेक आना, ये हमें पता चलता है। वॉल्केनो फटना, वॉल्केनो इरप्ट होना, वो भी हमें पता चलता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ के अंदर हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस इतने स्लो होते हैं जिनमें कि बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और हमें पता ही नहीं चलते, लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं वो सडन चेंजेस होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले होते हैं जो कि हमें पता चल जाते हैं। गेटिंग? अच्छा, अब ये जो भी चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? मैंने जब आपको बताया कि जो छोटे छोटे धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं जो कि हवा के कारण होते हैं, फ्लड या पानी के कारण होते हैं, तो ये सब के कारण या फिर रॉक्स के घिसने के कारण, सॉइल एरोजन के कारण, अब यहाँ की सॉइल उड़ के कहीं और चली जाती है, पानी के साथ बह के कहीं और चली जाती है, तो वहाँ की सॉइल अलग हो जाती है। यहाँ पर पता चला अपनी अलग कोई सॉइल बन गई, क्योंकि यहाँ भी तो कहीं से बह कर आएगी सॉइल। तो मान लीजिए आज यहाँ पे मान लीजिए कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो पता चलेगा कि आज से 50,000 साल बाद यहाँ पे रेड सॉइल पाएगी, क्योंकि अपनी ब्लैक सॉइल उड़ के कहीं और चली जाएगी, कहीं और की रेड सॉइल उड़ के यहाँ आ गई मान लीजिए। तो इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे। तो कहने का मतलब ये जो हल्के वाले चेंजेस होते हैं, धीमे धीमे जो चेंजेस होते हैं, जो हमारे अर्थ के सरफेस के ऊपर होते हैं, हवा के कारण, पानी के कारण, सॉइल एरोजन के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण, ये सब जो चेंजेस होते हैं वो हम क्या कहलाते हैं? एक्सोजेनिक चेंजेस कहलाते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण कहलाते हैं। एक्सोजेनिक, जो ये एयर, वाटर, सॉइल, इनके कारण, इनके फोर्स के कारण जो चेंजेस होते हैं, जो हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर हमें दिखते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में, उनको हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक, और जो हमारे अंदर अर्थ के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि एकदम से वॉल्केनो फट जाना या फिर भूकंप आ जाना, ये सब जो अर्थ सरफेस के अंदर होते हैं, तो एंडो, अंदर के लिए एंडो वर्ड यूज़ होता है और बाहर के लिए एक्सो वर्ड यूज़ होता है। तो ये एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक हमने जो वर्ड लिया है वो कहाँ से लिया है कि वो अर्थ सरफेस के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है। बाहर हो रहा है अर्थ सरफेस से तो एक्सोजेनिक, अंदर होगा तो एंडोजेनिक। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? वोल्केनो के कारण आते हैं, अर्थक्वेक्स के कारण आते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, लैंडस्लाइड्स वगैरह भी इसी में आती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीज़ें तो होती हैं जो कि डिस्ट्रक्शन करती हैं, कुछ फोर्सेस जो होते हैं वो। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, जैसे जब हम ऊपर की बात करें अपने अर्थ सरफेस के बाद, जब हम एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर वगैरह, तो क्या होगा? यहाँ से मिट्टी उड़ के गई, कहीं इकट्ठी होने लगी, तो पता चला मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वहाँ पे एक पर्वत बन गया। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ माउंटेन। लेकिन ये इतना धीमे था कि हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब ये वॉल्केनो आता है या अर्थक्वेक्स आते हैं, तब क्या होता है? आपको पता है, अर्थक्वेक जो होता है उससे धरती दो भागों में बट जाती है उस पर्टिकुलर एरिया की। तो पता चलता है वो एक लैंड जो था वो दो लैंड बन गए। मान लीजिए, भगवान ना करे, लेकिन कभी अर्थक्वेक आता है, ठीक है, और मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बना रखा है हमने, वहाँ पर इतना बड़ा बीच में पार्टीशन हो जाता है, धरती पूरी अंदर तक फट जाती है। ठीक है, तो क्या होगा फिर? तो इंडिया एक अलग आइलैंड बन जाएगा, पाकिस्तान एक अलग आइलैंड बन जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो फिर दोनों एक जैसे आइलैंड नहीं रहेंगे, फिर तो हमारी पूरी दुनिया का नक्शा ही चेंज होता है। इसीलिए तो जो पूरा जो वर्ल्ड है वो बार बार चेंज होता रहता है। आज जहाँ अमेरिका है वहाँ पहले कुछ और हुआ होता है, अमेरिका कोई जानता भी नहीं था। आज जहाँ इंडिया है पहले वहाँ पे अलग ही आइलैंड होता था, कोई जानता ही नहीं था इंडिया क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे ये चेंजेस जो होते हैं। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि कई बार तो क्या होता है, ये जो प्लेट्स होती हैं अंदर, हमने टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ा था, तो हम जिस ये जो हम बात कर रहे हैं कि एस्थेनोस्फेयर में जो मॉल्टन मैग्मा होता है,
मॉल्टन रॉक्स होती हैं वो हिलती हैं, जिससे कि हमारी अर्थ सरफेस पे भी चीज़ें हिलती हैं। तो अर्थ सरफेस पे हमने क्या मान रखा है कि अर्थ सरफेस की जो अर्थ क्रस्ट की जो नीचे वाली लेयर है उसमें जो अलग अलग प्लेट्स मानी गई हैं। प्लेट्स इन द सेंस कि पूरा जो धरती है वो अलग अलग आइलैंड्स का और अलग अलग इस प्लेसेस का एक डिवीज़न बनाया गया है, जिनको कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं हम उनको। तो वो जो प्लेट्स अगर हिलेंगी तो हमारा सरफेस पूरा हिल जाता है। तो ये जो प्लेट्स हैं वो कभी एक दूसरे से दूर भी हो जाती हैं, कभी एक दूसरे के पास भी हो जाती है, कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाती, तो मूवमेंट तो कैसा भी हो सकता है। तो जब धरती के अंदर इतना बड़ा गड्ढा हो गया, धरती फट गई, तो वो जो प्लेट्स थी वो दूर दूर हो गई। ठीक है, इसी तरीके से कई बार क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक वॉल्केनो फटा, यहाँ पर एक वॉल्केनो फटा, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, तो वो आपस में पास भी आ सकती हैं, आपस में ऐसे भी हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई अगर मान लो, तो यहाँ का जो आइलैंड था वो तो गायब हो जाएगा और यहाँ का आइलैंड बच जाएगा। सपोज करो कि ये आपके दो आइलैंड्स हैं, ठीक है, और मान लीजिए कुछ भी मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट में नीचे अर्थ के, तो ये भी हिलेंगे ऊपर। अब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि ये तो नीचे धंस गया और ये ऊपर आ गया, तो अभी दो आइलैंड दिख रहे थे, अब एक ही आइलैंड दिखेगा, इस वाले आइलैंड का तो नामो निशानी खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्लेट्स ऐसी हो जाए, ठीक है, दोनों मूवमेंट करते करते ऐसे हो जाएं तो पर्वत बन जाएंगे। हिमालय भी ऐसे ही बना था। हिमालय जो आज हमारा दिखाई देता है उसके लिए हम इतने गाने गाते हैं, पहले कोई हिमालय नहीं था। एशिया का जो लैंड मास था, लैंड था, और यूरेशिया जो लैंड था वो आपस में मिलके ऐसे हो गए। अब एक्चुअली क्या था कि इन दोनों की, चलो वो सब छोड़ो, अब ये ऐसे करके माउंटेन बन गए। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसा कोई लैंड है, मान लीजिए एक अच्छा खासा लैंड है ये पूरा, और मान लो कि इतनी ज़ोर से कुछ नीचे हलचल हुई, नीचे इतना मूवमेंट हुआ कि दूर दो भागों में बढ़ गए, दूर दूर चले गए, तो यहाँ पर पता चला पूरा गैप आ जाएगा, धरती फट गई। हम तो यही कहेंगे ना कि धरती फट गई और ये ऊपर से फट गया। अब हमें क्या समझ में आएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो तो यही बोलेगा कि भाई धरती फट गई। अब क्यों फट गई धरती? धरती इसलिए फट गई क्योंकि जो नीचे एस्टेनोस्फेयर में जो मॉल्टन मैग्मा पड़ा है, जो रॉक्स पड़ी हैं मेल्टेड, वो उनके अंदर मूवमेंट चल रहा था, तो हमारे ऊपर भी मूवमेंट आ गया। ये तो हम तुम जानते हैं जो पढ़ते हैं, जिनको नहीं समझ आती किताबें, जो पढ़े ही नहीं है कभी, उनको तो क्या लगेगा, वो तो फिर यही बोलते हैं कि भाई धरती फट गई। अब फट गई तो फट गई, क्या करोगे। ठीक है, इसी तरीके से सुनामीज आ जाती हैं। सुनामी आई थी अभी कुछ साल पहले, आप अभी पढ़ना पेपर में या कभी नेट पे जाके, तो वहाँ भी धरती फटी थी अच्छी खासी। और क्या कहते हैं, सुनामी क्या होता है, जब ये वॉल्केनोज या अर्थक्वेक जब समुद्रों में आ जाता है, जैसे लैंड पर आता है तो कितना नुकसान होता है आपको पता ही है, घर गिर जाते हैं, पूरी बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, कितने लोग मरते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ ओशियंस में आ जाती है तो वहाँ भी आ सकता है, क्योंकि नीचे तो मैग्मा है ना, ऊपर ओशियन है, तो क्या हुआ, नीचे तो सब जगह मेल्टेड रॉक्स ही पाई है, इतना सारा लावा भरा हुआ है, तो जब वो तो कहीं भी निकल सकता है, तो कहीं भी जब फट सकता है, जब ओशियंस में फटता है, वॉल्केनो आता है या अर्थक्वेक आता है ओशियन में, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे पानी में जोर जोर से लहरें आती हैं, इतनी ऊंची ऊंची लहरें कि भाई बड़ी बड़ी पता नहीं कितने 100 मंजिल की बिल्डिंग, 200 मंजिल की बिल्डिंग भी नीचे गिर जाती हैं, इतनी ऊंची ऊंची लहरें, तो उसके नीचे की धरती फट जाती है, तो वो चीज़ भी दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। तो ये सुनामीज़ जो आती हैं वो ऐसे ही आती हैं। जो सुनामी आई थी मेरे ख्याल से 2000 कब आई थी पता नहीं, याद नहीं है मुझे, बट हो गए होंगे 10, 15, 20 साल, तो देख लेना आप, नेट पे देख लेना, ठीक है। तो ये होता है, इस तरीके से वॉल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो ये क्या होता है, सडन चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो हमें पता चल जाते हैं। तो ज़्यादातर तो ये डिज़ास्ट्रस होते हैं कि भाई सुनामी आ गई, धरती फट गई, तो चीज़ें दो पार्ट्स में बट गई। लेकिन कई बार ये क्या होते हैं, एक माउंटेन भी बना देते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब एक कंस्ट्रक्शन बन गया धरती के ऊपर, है ना। अभी तक तो क्या था कि जो जैसे मान लीजिए जब धरती फटेगी, दो आइलैंड में बट जाएगा, तो हम तो वो कहेंगे ना कि भाई अच्छा खासा एक देश था, वो दो पार्ट में बट गया, ठीक है। लेकिन माउंटेन तो आपको मिला आ रहा है ना, जैसे ये जो दो प्लेट्स हैं वो मिल रही हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव भी कहलाते हैं। और इनको हम एक और वर्ड कहते हैं डायस्ट्रॉफिक। डायस्ट्रॉफिक में वो चीज़ मिलकर माउंटेन बनती हैं, तो माउंटेन फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस हमारी अर्थ में आते रहते हैं। अब हम वॉल्केनो की अगर बात करें तो वॉल्केनो होता क्या और वो क्यों आता है, तो बस वही रीज़न है। अब मान लीजिए धरती के अंदर जो मेल्टेड मैग्मा पड़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे बनता जा रहा है, ठीक है। और अब क्या होता है, मिटा दिया मैंने, तो यहाँ पर अगर कोई मेल्टेड मैग्मा है, मान लो यहाँ पर, है ना,
अब क्या होता है, अंदर बहुत टेम्परेचर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, आप सभी को पता है यहाँ पर। तो इस टेम्परेचर के कारण यहाँ जो रॉक्स होती हैं, एस्थेनोस्फेयर की हम बात करते हैं, और यहाँ होती है हमारी क्रस्ट, ठीक है। तो ये एस्थेनोस्फेयर में जो मॉल्टन मैग्मा, अब ये नीचे की जो हीट के कारण ये पिघलती रहती हैं रॉक्स, ठीक है। अब ये रॉक्स पिघली हुई आएंगी, तो जब कोई चीज़ पिघलती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और मोटी मोटी सॉलिड रॉक्स वो भारी हैं, तो यहाँ पे तो रॉक्स प्रेजेंट हैं सब जगह, ठीक है, और मॉल्टन मैग्मा जो है वो यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है, मान लीजिए। तो ये हम क्या कहलाता है, एक मैग्मा चैम्बर जैसा बन जाता है, ठीक है। अब इस मैग्मा चैम्बर में मैग्मा इकट्ठा होता रहा है, हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर जो सॉलिड रॉक्स पाई जाती हैं, सॉलिड रॉक्स बची, उसका इस पर प्रेशर लगने लगा, इसके ऊपर प्रेशर लगने लग गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इतना बड़ा गड्ढा था, ठीक है, अगर मान लीजिए इतना बड़ा मैग्मा चैम्बर बनता है, सपोज करो, अब उसमें इतना मैग्मा पूरा फुल भर गया, तब तक तो कोई बात नहीं है, जो अपनी रॉक्स थी वो पिघलती जा रही हैं, मैग्मा उसमें भरता जा रहा है, लेकिन अब यहाँ से तो टेम्परेचर लगातार आ ही रहा है ना। अब इस मैग्मा को भरने की जगह खत्म हो गई, ये चैम्बर जो पूरा भर गया, अगर मान लो इसमें हज़ारों साल लगते हैं, तो ये चैम्बर पूरा भर गया, लेकिन और मैग्मा आएगा तो फिर वो मैग्मा तो बाहर निकले गई, अब उस चैम्बर में तो जगह खत्म हो गई। तो क्या होता है, फिर जब वो बहुत ज़्यादा बन जाता है तो क्या होगा, यहाँ से रॉक्स का प्रेशर पड़ता रहता है, नीचे से हीट आती रहती है, तो वो मैग्मा भर गया, चैम्बर इतना सारा भर जाता है कि वो फटाक फूट जाता है फिर, और फिर क्या होता है, वॉल्केनो निकलता है। तो क्या होगा, जब ये मैग्मा इतना ज़्यादा हो जाता है कि चैम्बर पूरा भर जाता है और ये ओवरफ्लो करता है, तो ओवरफ्लो करने के वो नीचे तो जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे से तो हीट आ रही है, हीट और प्रेशर आ रहा है, अब उसको जाने की जगह कहाँ बचती है, ऊपर जाने की जगह बचती है। तो ये सारा का सारा निकलता है ऐसे, ठीक। तो यहाँ धरती में फिर क्या हो जाएगा, क्रस्ट से ऊपर लावा निकलने लग जाता है, ये आ गया आपका मैग्मा ऊपर, और जब यहाँ से ये सब निकलता है तो ये कहलाता है लावा। गरम आग निकलती है इसमें से, और पिघला हुआ पूरा जो रॉक्स होती हैं वो पूरी जलती हुई रॉक्स निकलती हैं बाहर। तो क्या होगा, जहाँ पर भी एक अर्थ पे जाएगा, जो पूरी क्रस्ट है हमारी, वहाँ पर जहाँ ये लावा गिरेगा वहाँ पर सब बर्बादी, पूरी क्रॉप्स ख़त्म हो जाएंगी, वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, लोग बाग मर जाएंगे, और फिर क्या होगा, यहाँ पर एक नया कुछ भी आइलैंड बन जाए। जब ये रॉक्स ठंडी हो जाएंगी, उसके जब बाहर आ गई तो बाहर हवा पानी से ये धीरे धीरे हज़ारों सालों में ठंडी हो जाती हैं, और ये जो लावा गिरता है यहाँ पे आके, ये फिर नए आइलैंड बन जाते हैं। देखा दुनिया कैसे चेंज होती है। सपोज करिए कि आज हम यहाँ खड़े हैं, आज अगर यहाँ पे कोई वोल्केनो फट जाए, वोल्केनो इरप्ट हो जाए, तो अंदर का लावा बाहर आ जाएगा, हम तो मर खप जाएंगे सब, है ना, अपना तो पता भी नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ, और जब वो लावा यहाँ पे पड़ा ठंडा होगा इतने हज़ारों सालों में, तो यहाँ पे एक नई लाइफ बन जाएगी फिर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि कितने चेंजेस होते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा वोल्केनो समझा देती हूँ कि वोल्केनो क्या होता है। अब वोल्केनो कैसे बनता है ये समझ में आ गया, कि जो हमारे एस्थेनोस्फेयर में जो लावा पड़ा हुआ है, वो लावा अपने वो जो मॉल्टन मैग्मा पड़ा हुआ है, वो मैग्मा अपने मैग्मा चैम्बर में भरता जाता है। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो बाहर निकल आता है, क्योंकि नीचे जाने की तो जगह ही नहीं है, नीचे तो अर्थ में और वो हीट ही हीट भरी है, तो वो नीचे तो जा ही नहीं सकता ना, हीट में कैसे जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर आता रहता है। और गैसेस भी बनती हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ जलेगी, जब रॉक्स जलेंगी, कुछ भी होगा तो कुछ तो गैस भी निकलती होगी, तो वो गैस और उसको ऊपर की तरफ लाती है, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो फट जाता है। जैसे आप गुब्बारे में हवा भरते रहो तो वो एक दिन फट जाएगा, एक बार फट जाता है। तो इसी तरीके से चैम्बर पूरा हो गया कंप्लीट, तो चीज़ होगी तो निकल ही जाएगी। आप सिंपल सी बात है, पानी में अगर ग्लास में पानी भरते हो, तो जब तक वो पानी की जगह है ग्लास में, तब तक तो पानी भरता जाएगा, लेकिन आप भरने के बाद और डालोगे पानी उसके अंदर, तो पानी फैलेगा, तो बाहर निकला ना पानी। तो इसी तरीके से लावा भी वो मैग्मा भी वही होता है कि जब तक चैम्बर में जगह थी तब तक तो मैग्मा उसमें भरता गया, लेकिन जब पूरा भर गया तो वो ऊपर निकल आता है, तो वो धरती के ऊपर निकलता है, वो लावा कहलाता है। अब देखो कैसा होता है, मान लीजिए कि ये आपका मेंटल है, ठीक है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल का अपर मेंटल है, मेंटल अपर लेयर, हम इसको एस्थेनोस्फेयर कहेंगे,
विथ मॉल्टन मैग्मा। ठीक है, ये वाला पार्ट सपोज करो यहाँ पर ये मॉल्टन मैग्मा है, मॉल्टन रॉक्स भरी पड़ी हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये अगर हम मान लेते हैं कि ये क्रस्ट है, ठीक, तो क्रस्ट तो किसी भी शेप का हो सकता है, तो मान लो अभी आप ऐसा कर लो, चलो कंफ्यूज मत हो। तो ये हो गई हमारी क्रस्ट। ठीक, ठीक, अच्छा अब जब ये मॉल्टन लावा है ना, मॉल्टन मैग्मा सॉरी, जब ये बहुत तेज ज़्यादा ओवर हो गया तो ये इस तरीके से अपने एक स्पेस बना लेता है और यहाँ से क्रस्ट को तोड़ता हुआ ये बाहर आने लग जाता है। ठीक है, तो ये जो क्रस्ट होती है वो पूरी हम ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए ठीक है, ये क्रस्ट थी, इसको इसने तोड़ा और ये बाहर निकला लावा, ये मैग्मा, ये इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ आके सारा का सारा ये। तो अब ये जो पार्ट होता है इसमें 2-3 पार्ट्स हमें समझने होंगे। ये मेंटल हो गया हमारा एस्थेनोस्फेयर, ये क्रस्ट हो गया, और ये जो चीज़ बनती है हमारी यहाँ पर देखो, ये क्या है, गैसेस है, लावा है, ठीक है, और बहुत सारा हॉट, एकदम हॉट लावा जलता हुआ एकदम। ठीक, ये जो पार्ट होता है ना, हम इसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। यहाँ पर सब जगह से मैग्मा इकट्ठा हुआ जा रहा था, तो ये जो कहलाता है वो मैग्मा चैम्बर कहलाता है। जब ये मैग्मा चैम्बर पूरा फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, तो ये ऊपर से निकलता है, और यहाँ पे जो ये जो पार्ट होता है ना, ये तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेंट। ठीक है, और यहाँ से ये फटता है बिल्कुल ऊपर का पार्ट यहाँ पर, ये से हम कहते हैं क्रेटर। तो इतने पार्ट को अगर मैं बनाऊं तो ऐसे बना सकती हूँ। तो ये हो गया मैग्मा चैम्बर, ये हो गया आपका वेंट, और इसे हम कहते हैं क्रेटर। ठीक है, इसको ज़रा साफ सुथरा अगर बनाओगे तो ऐसा ही दिखेगा ये। ठीक है, ये निकल रहा है आपका। तो ये तो हो जाता है वेंट, ये हो जाता है आपका क्रेटर, और ये जो बना आपका वो हो गया आपका मैग्मा चैम्बर। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से वोल्केनो दिखाई देता है। ठीक, अब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक कैसे आता है? अर्थक्वेक सीधी सी बात है कि ये भाई 2 प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब नीचे कुछ भी हलचल हुई तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकती हैं, एक दूसरे से दूर हो सकती हैं, एक दूसरे के साथ मिल के माउंटेन बना सकती हैं, ऐसे हिल सकती हैं, ऐसे हिल सकती हैं, किसी भी तरीके का इनका मूवमेंट हो सकता है। नीचे जैसा मूवमेंट हो रहा होगा यहाँ पर, वैसा ही मूवमेंट हमें ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स में देखने को मिल जाएगा। बस अर्थक्वेक आ जाता है, हिल जाती है पूरी धरती। अब ये जो अर्थक्वेक होता है ना, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये नेचुरल है, इसको रोका नहीं जा सकता। बस हम इतना कर सकते हैं कि जब स्टडीज़ की जाती हैं, इनके जो डिपार्टमेंट होते हैं, वेदर डिपार्टमेंट, उनको अगर ऐसा कहीं लग रहा है, वो पूरी स्टडी करते रहते हैं सारे टाइम, और उनको ये अंदेशा होता है कि यार यहाँ कुछ हिल सकता है ना, यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो ये दिक्कत दे सकता है, अर्थक्वेक बन सकता है। तो वहाँ के लोगों को पहले ही सावधान कर दिया जाता है। वहाँ पर जितने भी हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम जितनी भी सावधानी बरत सकते हैं, उतना हम कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को जनरली वहाँ से घर खाली करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप चले जाइए यहाँ से। वहाँ पे बिजली पानी की कटौती कर दी जाती है। लेकिन अगर हमें नहीं पता चल पाता है तो बिजली पानी अपने आप ही खराब हो जाता है, लोगों के घर गिर जाते हैं, मर जाते हैं लोग बाग। तो हम सिर्फ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक बात और होती है कि अब अगर मान लीजिए मैं आपको प्लेट्स के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे इसमें मैग्मा चैम्बर, क्रेटर और वेंट वगैरह था। इसी तरीके से अर्थक्वेक में होता है एक एपिसेंटर और एक फोकस।
ठीक है, आपकी बुक में बड़ा अच्छा एक डायग्राम बताया है, इसको मैं आपको इसी में समझा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बनाया है ये डायग्राम। ये देखो, ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक दिख रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये और ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, ठीक। अब ये एक दूसरे के पास से खिसक गई, एक ऐसे खिसक गई, एक इधर खिसक गई, यहाँ चली गई और एक यहाँ चली गई। तो यहाँ नीचे जहाँ से ये खिसकना इसका शुरू हुआ था, जो रिस्पॉन्सिबल था, इसे हम कहते हैं फोकस। और अर्थ के ऊपर जहाँ इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, डेफिनेट सी बात है, यहाँ अगर अर्थ के अंदर यहाँ से शुरुआत हो रही है तो ये यहीं सबसे ज़्यादा फैलेगा। तो यहाँ पर से शुरुआत होती है, इसे हम कहते हैं एपिसेंटर। तो अर्थ के सरफेस पे जहाँ भूकंप शुरू होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं, लेकिन अर्थ के अंदर जहाँ वो शुरू हुआ होता है उसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये फोकस है अर्थ के अंदर। और ऊपर जहाँ अगर मान लो जैसे भुज में आया था, गुजरात में एक भुज का अर्थक्वेक था, वो बड़ा फेमस है क्योंकि बहुत लोग मरे थे, बहुत भयंकर वाला भूकंप आया था। तो हम कहते हैं कि भुज वॉज द एपिसेंटर, क्योंकि हमें धरती के ऊपर भुज दिख रहा था। ठीक है, हमने धरती के ऊपर हमारा भुज पड़ता था गुजरात का, लेकिन उसके अंदर जहाँ से शुरुआत हुई थी उसको हम कहेंगे फोकस। ठीक है, तो अंदर जब अर्थ के होता है तो फोकस, और अर्थ सरफेस पे जो एरिया होता है उसे हम एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं। तो एपिसेंटर से अब ये जो अर्थक्वेक होता है ना, वो इस तरीके से धीरे धीरे फैलता है। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर होगा जहाँ पर इसका झटका आएगा, और इसके झटके दूरी होने के साथ साथ कम होते जाते हैं। तो देखिए ये प्लेट मूवमेंट दिखा रहा है। सो दीज आर द टेक्टोनिक प्लेट्स। अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उनके कारण ये मूवमेंट हुआ। ठीक है, नीचे फोकस पॉइंट ये और एपिसेंटर ये बना, और इस तरीके की जो वेव वाले फॉर्म में ये फैलता है। ठीक है, तो जैसे अपन पानी की लहरें देखते हैं ना, पानी की लहरें आप कंकड़ मारते हो तो वहाँ तो सबसे मोटी, सबसे अच्छी गहरी लहर बनती है गोल, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते वो लहर कम होती जाती है ना। तो इसी तरीके से जहाँ झटका पड़ता है नीचे से, अपनी अर्थ के नीचे से, वहाँ तो वो एपिसेंटर बनता है, लेकिन उसका जो असर होता है वो धीरे बहुत दूर तक होता है, और जितना दूर होता जाता है एरिया, उसका इफेक्ट कम होता जाता है भूकंप का। तो अपन ने कई बार सुना दिल्ली में भूकंप आया, लेकिन हमारे राजस्थान में थोड़ा कम झटका आया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए गुजरात में जब आया था झटका तो एमपी तक महसूस हुआ था, लेकिन कम हुआ था, लेकिन वहाँ तो बहुत बर्बादी हुई थी। अब एमपी में वहाँ पे कोई घर वर तो नहीं गिरे, लेकिन हाँ ऐसे थोड़ा हिल जरूर गए थे। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो, इसे कहते हैं अर्थक्वेक। अब इसको कैसे नापा जाता है? अगर मान लीजिए इसकी एक पर्टिकुलर रिचर स्केल होती है, रिचर, क्योंकि रिचर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की थी, तो रिचर के नाम पे RICHER शायद, हाँ RICHTER, रिचर स्केल अर्थक्वेक को, उसकी जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की, वो रिचर स्केल पे नापी जाती है। और ये कह रहे हैं कि रिचर स्केल की अगर 6 वैल्यू आती है तब वो अच्छा खासा भूकंप माना जाता है, अच्छा खासा अर्थक्वेक माना जाता है कि ये अर्थक्वेक काफ़ी तेज अर्थक्वेक आया है, काफ़ी इंटेंस आया है। ठीक है, और इसका जो पूरा ग्राफ बनता है आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। ठीक है, SEISMOGRAPH। सिस्मोग्राफ जो होता है वो इसका ग्राफ जैसा बनता है। जब ग्राफ ज़्यादा, अब जैसे धीमा धीमा ग्राफ है तो मतलब कि अर्थक्वेक ज़्यादा हैवी वाला नहीं आया, इंटेंस नहीं आया। लेकिन अगर ये ग्राफ पूरा ऐसे ऐसे हिल जाता है तो मान लीजिए कि भाई बहुत तेज भूकंप आया है। ठीक है, तो दिस इज़ द सिस्मोग्राफ, एंड इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो रिचर स्केल पर नापी जाती है। अगर 6 से ज़्यादा है तो अर्थक्वेक जो होगा वो इंटेंस कहलाता है। ठीक है, और इसमें एक फोकस पॉइंट हमने पढ़ा और एक हमने पढ़ा एपिसेंटर। तो धरती के अंदर जहाँ से ये शुरू होता है उसे हम कहते हैं फोकस, और अर्थ के सरफेस पे जिस प्लेस पर ये सबसे ज़्यादा महसूस होता है, जहाँ से शुरुआत मानी जाती है, दैट इज़ नोन एज एपिसेंटर। तो कभी भी अर्थक्वेक आता है तो आप सुनोगे टीवी में कि इसका एपिसेंटर ये है, इसका एपिसेंटर ये है, इसकी जो तीव्रता है, इसकी इंटेंसिटी है वो इतना रिचर स्केल है। तो वो इसलिए क्योंकि इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो रिचर स्केल पर नापते हैं, एंड दैट इज़ इट। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक और वोल्केनो के बारे में,
में अर्थक्वेक में हम सिर्फ एक ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर कभी आप घर के अंदर हो तो दीवार से ऐसे टिक के खड़े हो जाना चाहिए या कोई टेबल वेबल के नीचे छुप जाना चाहिए ताकि आपका कम से कम नुकसान हो, और बेहतर है कि घर से बाहर ही भाग जाओ। अगर घर से बाहर नहीं भी भाग पाते हो तो घर के अंदर ही रह जाते हो बाई चांस, तो किसी दीवार से ऐसे टिक के खड़े हो जाना चाहिए। और बस इसके अलावा तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। अर्थक्वेक भगवान ना करे कहीं आए, पर आता तो है क्योंकि नीचे तो मूवमेंट्स चलते रहते हैं। ठीक है, तो जो भुज का वो आया था वो भी बहुत ज़्यादा था, सुबह 8:45 पर आया था और इसकी जो इंटेंसिटी थी वो 6.9 रिचर स्केल थी, मतलब लगभग 7 रिचर स्केल का भूकंप आया था गुजरात में। उसका एपी सेंटर जो था वो भुज, BHUJ भुज नाम की एक जगह थी। बहुत नुकसान हुआ था, स्कूल में बच्चे और टीचर्स भी बहुत मरे थे और इसके अलावा बहुत घरों की बर्बादियाँ हुई थी, बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुए थे लोग बाग। ठीक है, सो दिस इज़ अ केस विच इज़ गिवन इन योर बुक। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स। ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, तो मुझे लगता है इतना आपको समझ आया होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा। और अगर आप चाहो तो हम एक छोटा सा वॉल्केनो बना भी सकते हैं। वॉल्केनो का मॉडल होगा वो, सच में कोई वॉल्केनो नहीं फटने वाला है, तो उसका हम मॉडल बना भी सकते हैं। अगर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, बहुत ही सरल होता है और उसमें कैसे निकलता है लावा वो भी आप देखोगे एंड यू विल एंजॉय इट। ठीक है, तो आई विल ट्राई फॉर दैट। तो वी विल मीट टुमारो। अभी तक जितना पढ़ा है उसको पढ़ के रखो और बाकी अपनी कॉपीज़ का काम कंप्लीट करा के जल्दी से जल्दी चेक करा लो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ टिल टुमारो एंड वी विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट हेडिंग, चेंज इन द लैंड फॉर्म्स। बाय बाय।